अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं नॉवल खौफ की चौथी किस्त की तरफ। मिन्नत के चेहरे पर पानी के छींटे पड़े और वो हल्की सी जुम्बिश के बाद आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी। जब उसको पलकें खुलीं तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर लेटा पाया और उसके गिरदो नवाह में तमाम घर वाले खड़े थे। उन सबके चेहरों पर फिक्रमंदी वाज़ह थी, सिवाय तलहा और रिदा के जो शायद अभी तक नहीं पहुंचे थे। मिन्नत ने उन्हें खाली खाली नज़रों से देखा, जैसे वो कहीं और हो। बेटा, क्या हुआ था तुम्हें? सायरा बेगम ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा। मिन्नत को पिछली रात का वाक़या याद आया और उसके चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ गई। मिन्नत बेटा, तबीयत ठीक है ना? सायरा बेगम ने दोबारा पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। बेहोश कैसे हो गई फिर? हमजा उसके पास बैठते हुए बोला। जो भी उसने खुद को समझाया था कि वो उससे नहीं डरेगी, वो सब बेकार साबित हो चुका था। अब खौफ उस पर मुकम्मल तौर पर हावी हो रहा था। उसके ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मेहमानों की मौजूदगी की वजह से उसका मुझसे सामना कम हो रहा है, लेकिन जब सब चले जाएंगे तो फिर वो मेरे पास आएगा, तब मैं उसका सामना कैसे करूँगी? आज की रात सबके लिए आखिरी रात थी। कल सब मेहमानों ने अपने अपने घरों को वापस चले जाना था। मिन्नत का दिल बैठता जा रहा था और उसे लगा जैसे वो होश खो रही हो। मिन्नत, किन सोचों में गुम हो? महर ने उसका कंधा हिलाते हुए कहा। वो मिन्नत की तबीयत का सुनकर उससे मिलने आई थी। कहीं नहीं, मिन्नत ने चौंक कर कहा। मिन्नत, यार क्या हो गया है तुम्हें? महर ने परेशानी से पूछा। अपने आप को देखो, तुम कैसी होती जा रही हो? कुछ नहीं, मिन्नत ने अपना सर झुका लिया। अगर कोई बात है तो बताओ प्लीज, मुझसे शेयर करो। महर ने मिन्नत को मजबूर किया। कुछ नहीं। कुछ देर की खामोशी के बाद मिन्नत ने फिर वही जवाब दिया। महर जानती थी कि कोई ना कोई बात ज़रूर है जो मिन्नत को परेशान कर रही है, लेकिन वो उसके होंठ नहीं खुलवा सकी। वलीमे के फंक्शन में भी मिन्नत गुमसुम और गायब दिमागी से शरीक हुई। तलहा ने भी बहुत कोशिश की कि वो जान सके कि उसे क्या हुआ है, लेकिन उसका एक ही जवाब था, कुछ नहीं। सायरा बेगम उसे इस हाल में देखकर बहुत परेशान थीं। पहले वो कई बार उसके सामने आया था, लेकिन इस बार मिन्नत ज़्यादा खौफजदा थी। शायद वो जान चुकी थी कि वो वजूद अब कुछ भी कर सकता है। हॉल से वापस आकर मिन्नत ने ये फैसला किया कि वो सायरा बेगम के कमरे में सोएगी। ये बात उस वजूद को बिल्कुल पसंद नहीं आई। रात के आखिरी पहर मिन्नत को अपने कान में एक आवाज़ सुनाई दी। मिन्नत! वो आवाज़ वो कैसे भूल सकती थी? उसने झट से आंखें खोलीं। उसने देखा कि वो वजूद सायरा बेगम के सरहाने खड़ा था, हमेशा की तरह काले लिबास में, लहू टपकाती आंखें। वो हल्की रोशनी में भी साफ देख सकती थी। उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कुराहट थी जो सिर्फ और सिर्फ वहशत फैलाती थी। उसके हाथ में एक चाकू था और वो उसकी नोक पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। मिन्नत की आंखें खौफ से फैल गईं। देखते ही देखते उसने वो चाकू सायरा बेगम के पेट में घोंप दिया। अम्मी! मन्नत की एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और वो जोर से उठकर बैठ गई। क्या हुआ मन्नत? सायरा बेगम उसकी चीख की आवाज़ से जाग गईं। मन्नत ने फौरन अपनी माँ को गले लगा लिया और ज़ारो कतार रोने लगी। क्या हुआ बेटा? कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? सायरा बेगम का दिल कट रहा था। मन्नत बस रोई जा रही थी। कुछ तो बताओ बेटा। सायरा बेगम ने उसे पानी पिलाया। मन्नत ने आहिस्ता से सर हिलाया और बिस्तर पर लेट गई। उसने आंखें मूंद लीं और सायरा बेगम ने कुछ और पूछना मुनासिब न समझा। उन्होंने मन्नत का माथा चूमा और दुआ की, या अल्लाह, मेरी बच्ची को न जाने किसकी नज़र लग गई है, तो इसकी हिफाजत फरमा। अगले दिन सबके बहुत रोकने के बावजूद मन्नत कॉलेज आ गई। वो अपनी सोचों में गुम थी जब महर ने उसे हिलाया। हाँ? मन्नत होश में आते हुए बोली। यार, आंटी को कॉल करके कह दो कि आज तुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, महर ने कहा। लेकिन क्यों? मुझे कुछ काम है तो मेरे साथ चलना, महर ने संजीदगी से कहा। मन्नत ने सर हिला दिया। कॉलेज से वापसी पर महर मन्नत को लेकर एक पुराने मज़ार पर आ गई। यहाँ क्या काम है तुम्हें? मन्नत ने पूछा। बस है कुछ काम, वो उसे अंदर ले गई।
वो वजूद मज़ार के बाहर ही रुक गया। दोनों ने दुआ मांगी और फिर महर मन्नत को एक कोने में ले जाकर बैठ गई। अब बताओ मसला क्या है तुम्हारे साथ? महर ने सख्ती से पूछा। कुछ नहीं, मन्नत ने सर झुका लिया। मन्नत, तुम सबको पागल बना सकती हो, मुझे नहीं। महर जज्बाती हो गई। बताओ अब हुआ क्या है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मन्नत ने आहिस्ता से कहा। फिर? महर ने उसका चेहरा ऊपर किया। तुम काफी देर खामोश बैठी रहती हो, चौंक जाती हो, हर वक्त कहीं गुम रहती हो। मैंने अक्सर तुम्हारे चेहरे पर खौफ देखा है। कोई परेशान कर रहा है? वो काफी महीनों से मेरा पीछा कर रहा है। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। कौन? महर ने पूछा। मालूम नहीं वो कौन है, क्या चाहता है। मिन्नत रोने लगी। मैं बस ये जानती हूँ कि वो कोई इंसान नहीं है। मुझे सब कुछ शुरू से बताओ, महर ने कहा। मिन्नत ने महर को शुरू से लेकर तलहा के साथ हुए हादसे और कल रात वाले ख्वाब तक की सारी बातें बता दी। मैं डर गई थी। जब भी मैं किसी को बताने की कोशिश करती हूँ वो मुझे तकलीफ पहुँचाता है। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें या किसी को भी बताया तो वो उसे नुकसान पहुँचा देगा। मिन्नत, तुम जानती भी हो तुम किस मुसीबत को अपने गले लगा बैठी हो? एक बूढ़ी खातून ने आकर महर की बात काटते हुए कहा। वो तुम तक रसाई हासिल करना चाहता है। वो एक गलीज किस्म का जिन है और उसका मकसद तुम्हारे करीब आना है। मिन्नत और महर ने चौंक कर उन्हें देखा। मज़ार के सहन में मन्नत और महर साकित खड़ी थीं, जैसे किसी ने उन्हें जादू कर दिया हो। बूढ़ी खातून की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी। हर लफ्ज़ एक सच्चाई की तरह गहरा था। ऐसे जिन जवान और खूबसूरत लड़कियों को तन्हा देखकर उनके पास आते हैं, और तुम जवान भी हो और खूबसूरत भी। खातून का लहजा रौबदार था। अपने बालों को बांध कर रखा करो, इससे डरो मत, क्योंकि इसका सामना तुम कर सकती हो। जब तक तुम खुद अपनी मदद नहीं करोगी कोई नहीं कर सकता। तुम डरती हो जब भी वो तुम पर हावी है। उसे खुद के करीब मत आने देना, ऐसा हुआ तो बुरा होगा। खातून ने अपनी बात जारी रखी। जहाँ तक तुम बता रही हो वहाँ तक तो तुमने उसका काम आसान बना दिया है। तुमने खुद उसे अपने पास बुलाकर काफ़ी हद तक उसे बढ़ने का मौका दिया है। वो बोल रही थी और मन्नत और महर उसे साकित खड़ी सुन रही थी। फिर अचानक खातून ने अपनी जेब से 2 धागे निकाले। ये लो, इसे अपनी कलाई में बांध लो। इससे वो तुम्हें नज़र तो आएगा लेकिन पास नहीं आ पाएगा। जब वो आए तो उससे डरना मत, सामना करना। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और हाँ, वो कोशिश करेगा, साजिशें करेगा कि तुम इसे खोल दो, लेकिन इसे मत खोलना वरना मुश्किल में पड़ जाओगी। उसका लहजा अचानक मजीद सख्त हो गया। गलती से भी गलती मत करना इस धागे को खोलने की। अगर खोल दिया तो हो सकता है वो तुम पर कब्जा कर ले, क्योंकि तुम उसे अपने पास आने की दावत दे चुकी हो। अगर ये धागा खोल दिया तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। खातून ने धागा मीनत की तरफ बढ़ाया। ये लो, तुम भी इसे अपनी कलाई में बांध लो। खातून ने एक दूसरा धागा महर को थमाया। तुम इसके बारे में जान चुकी हो सकता है वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाए। खातून ने दोनों के सरों पर हाथ रखकर दुआ दी। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह तुम लोगों की हिफाजत करेगा। दुआ देने के बाद वो अचानक पलटी और मुड़ते ही गायब हो गई। मन्नत के मुंह से अल्फाज ना निकले। ये कहाँ चली गई? महर भी हैरान थी। वो अभी यहीं थी और अचानक कहीं गायब हो गई। महर, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मन्नत रो देने को थी। मेरी जान, परेशान मत हो, महर ने मन्नत को प्यार से कहा। इसे बांध लो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या इसे बांधना ठीक रहेगा? मन्नत ने उलझ कर पूछा। तूने देखा ना, वो अभी यहीं थी और अचानक गायब हो गई। मन्नत, दुनिया में बुराई है तो अच्छाई भी है, और अल्लाह ने हमारी मदद अपने अच्छे बंदों के जरिए की है। महर ने मन्नत को समझाया। तुम इसे बांध लो, ये हमारी हिफाजत के लिए है। दोनों ने एक दूसरे की कलाई में वो धागे बांधे और इत्मीनान के साथ घर की तरफ चल पड़ी। मज़ार से वापसी के बाद अगले कुछ दिन सब ठीक चल रहा था। मन्नत का खौफ पहले से बहुत कम हो चुका था। वो उसे नज़र तो आता था, लेकिन उसे इत्मीनान था कि वो अब उसके पास नहीं आ सकता। आहिस्ता आहिस्ता मन्नत अपनी पहले वाली जिंदगी में वापस आ रही थी। उसके चेहरे पर हंसी लौट आई थी और वो खुलकर बोलने लगी थी।
सब घर वाले और महर भी ये देखकर बहुत खुश थे। मन्नत का डर कम तो हुआ था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। उसे लगने लगा था कि सब ठीक हो गया है, लेकिन आगे क्या होने वाला था इस बात से सब बेखबर थे। एक दिन महर ने मन्नत को मुखातिब किया, मन्नत तुमने फिर क्या सोचा? किस बारे में? मिन्नत ने पूछा। तलहा के बारे में, महर बोली। कुछ नहीं सोचा अब तक, मिन्नत ने सर झुका लिया। क्या तुम्हें अभी भी इस बात का डर है? महर ने पूछा। नहीं, मिन्नत ने नफी में सर हिलाया। अब तो वो जिन भी तुम्हारे पास नहीं आता, तो फिर अब क्या मसला है? कोई नहीं, मिन्नत ने मुख्तसर जवाब दिया। उसी वक्त तलहा वहां आ गया। मिन्नत, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ करो, मिन्नत बोली। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। महर ने तलहा की तरफ देखकर आंख मारी और वहां से चली गई। तुमने मेरी बात का अब तक कोई जवाब नहीं दिया। तलहा मामूल के खिलाफ बहुत संजीदा था। कौन सी बात का? मिन्नत ने अनजान बनने की कोशिश की। मन्नत, तलहा ने उसे घूरा। मैं सोचकर बताऊंगी, मिन्नत ने इधर उधर देखते हुए कहा। कल रात तक का वक्त है, जितना सोचना है सोच लो, तलहा ने कहा और मुस्कुरा दिया। वो खुश था कि मिन्नत ने कुछ तो कहा, वरना वो बिना कुछ कहे ही चली जाती थी। मिन्नत ने तलहा को हाँ कर दी थी। उस दिन तलहा तो जैसे खुशी से झूम उठा था। उसने मन्नत के बहुत रोकने के बावजूद अपने घर पर बात कर ली थी। सीमा बेगम और अहमद साहब को कोई एतराज़ नहीं था। सीमा बेगम की तो जैसे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। वो सब कुछ जल्दी करना चाहते थे, इसलिए सीमा बेगम ने सायरा बेगम से बात कर ली थी। उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं था। तलहा और मन्नत की बात पक्की हो गई और सब जगह खुशी का माहौल था। दोनों को ही अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। तलहा ने एक नई जिद लगा रखी थी कि शादी की तारीख जल्दी तय की जाए। सब कह रहे थे कि पहले तुम दोनों अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लो, फिर सोचेंगे, लेकिन तलहा ज़िद्दी था। उसने सबको मनाकर ही छोड़ा। तलहा और मन्नत के इम्तिहानात के फ़ौरन बाद की तारीख तय कर दी गई। इस बार पहली बार तलहा को इम्तिहानात का इंतज़ार था। तलहा, यार पहले पढ़ाई तो ख़त्म होने दो, मन्नत ने कहा। अभी से शादी की रट लगा ली और अभी तो तुम कोई काम भी नहीं करते। तो कोई बात नहीं, तुम बाद में भी पढ़ सकती हो, तलहा ने इत्मीनान से जवाब दिया। और काम की बात तो तुम जानती हो, बाबा के दफ्तर का आधा काम मैं संभालता हूँ। पढ़ाई के बाद पूरा मैं ही संभालूंगा। ये तो ठीक है, लेकिन मैं शादी के बाद कॉलेज कैसे जाऊंगी? मन्नत ने मुंह बनाया। अच्छा लगेगा, तुम और मैं साथ में जाया करेंगे, तलहा शोखी से बोला। तुम पहली बीवी होगी जो अपने शोहर को दफ्तर के लिए नहीं, कॉलेज के लिए तैयार करेगी। तुम पागल हो, मिन्नत हंसने लगी। हाँ, तुम्हारे लिए। तलहा की मुस्कुराहट गहरी हो गई। कितनी बकवास करते हो तुम, मिन्नत हंस पड़ी। यार थोड़ी तो इज्जत कर लो, होने वाला शौहर हूँ तुम्हारा, तलहा ने मासूम शक्ल बनाई। हा हा हा, सोच लो, मैं बदलने वाली नहीं हूँ, मिन्नत ने उसे डराने वाले अंदाज में कहा। हमें अपनी बेइज्जती कबूल है। तलहा हंस पड़ा। मिन्नत हंसने लगी और तलहा उसे खुशी से हंसता देखने लगा। कमरे में रात का सुकून छाया हुआ था। तलहा अपने बिस्तर पर लेटा गहरी नींद सो रहा था। अचानक कमरे में ठंडक का एहसास हुआ और हवा में एक सरगोशी की आवाज़ गूंजी। वो सिर्फ मेरी है। तलहा अचानक चौंक कर उठ गया। उसने देखा तो कमरे में कोई नहीं था। कौन हो सकता है? तलहा सोच में पड़ गया। उसने ये आवाज़ सुनी थी, लेकिन वो उसे एक बुरा ख्वाब समझकर दोबारा सो गया। कुछ ही देर बाद वो फिर सो गया। कमरे में मौजूद वो पुरअसरार वजूद अब खिड़की के बाहर से उसे देख रहा था और उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। वो उस पर यकीन नहीं रखता था और इसी वजह से उसने उसकी तरफ कोई खास ध्यान भी नहीं दिया। आज मिन्नत का मायूं था। उसने पीले रंग का खूबसूरत लहंगा पहना था। चेहरे पर हल्का मेकअप था और फूलों की ज्वेलरी में वो नज़र लगाने वाली हद तक प्यारी लग रही थी। माशाअल्लाह, महर के मुंह से बेइख्तियार निकला। शुक्रिया, मिन्नत मुस्कुरा दी। बड़ी खुश नज़र आ रही हो, महर ने उसे छेड़ा। मोहब्बत के मिल जाने से ये खुशी चेहरे से जाहिर हो रही है। मिन्नत जवाबन मुस्कुरा दी। फंक्शन सायरा बेगम के घर में ही था और सब बहुत खुश थे। महर मिन्नत को बाहर लॉन में ले गई और स्टेज पर बिठा दिया। सायरा बेगम ने मिन्नत की नज़र उतारी और सब ने उसे दुआएं दी।
पूरे फंक्शन में मिन्नत को ऐसा लगा जैसे वो किसी की नज़रों के हिसार में है। ये बात वो महसूस कर सकती थी। रस्में ख़त्म होने के बाद मिन्नत थक गई थी तो महर उसे उसके कमरे में छोड़ आई। मिन्नत ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी कि उसे खुद पर किसी की नज़रें महसूस हुईं। मिन्नत ने मुड़कर पीछे देखा तो कमरे के दरवाजे पर खड़ा उसे घूर रहा था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी नॉवेल खौफ की चौथी किस्त। अगली किस्त इंशाल्लाह कल शाम 6 बजे आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।